हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं इकोलॉजिज्म, जिसमें हम समझेंगे इसके मीनिंग को, इट्स कोर आइडियाज और थीम्स जिन्हें हम फीचर्स ऑफ इकोलॉजिज्म भी कह सकते हैं, along with an important debate within ecologism जो कि है शैलो और डीप इकोलॉजी की। So let's straight away start with its meaning and introduction. इकोलॉजी जो टर्म है ये कॉइन की गई थी अर्न्स्ट हैकेल द्वारा 1866 में, जो कि एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थे। और ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को स्टडी करती है। तो बायोलॉजी से ये टर्म पॉलिटिकल स्फेयर में कैसे आई? ये एक पॉलिटिकल टर्म बनी 1960s में, और उस समय क्या चल रहा था? एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। वहीं से राइज हुआ इकोलॉजिज्म का। और क्या है ये आइडियोलॉजी? ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो नेचुरल एनवायरनमेंट के वेलबींग को इंपॉर्टेंस देती है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं, बल्कि पूरा एनवायरनमेंट ही इंपॉर्टेंट है। और ये मानती है कि नेचर आपस में इंटरकनेक्टेड है। सभी इकोसिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं, जो कि एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। और नेचर में सभी आते हैं, सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, बल्कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि वाटर, क्लाउड, रॉक या इवन एयर। तो इकोलॉजिज्म जो है वो नेचर को इंपॉर्टेंस देता है ओवर द ह्यूमन बीइंग्स। और इसीलिए ये कॉन्ट्रास्ट में है किसके? एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के, जो कि एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ह्यूमंस को सेंटर मानती है एनवायरनमेंट का एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। एंड इकोलॉजिज्म से रिलेटेड जो की फिगर्स हैं वो है अर्नेस, ऑल्डो लियोपोल्ड, रेचल कार्सन, E.F. शूमाकर, मर्रे बुकचिन और कैरोलीन मर्चेंट। बुकचिन फेमस है अपने वर्क अवर सिंथेटिक एनवायरनमेंट के लिए, और रेचल कार्सन की जो बुक है द साइलेंट स्प्रिंग, इसको इकोलॉजिकल क्राइसिस पर लिखी गई पहली किताब माना जाता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क्स भी हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल नॉलेज, जैसे कि एल्ड्रिच और हैरीमैन की हाउ टू बी अ सर्वाइवर, गोल्डस्मिथ एंड अदर्स की ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल, यूएन रिपोर्ट ओनली वन अर्थ और क्लब ऑफ रोम की लिमिट्स टू ग्रोथ। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनके ईयर्स भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्पेशली जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इकोलॉजिज्म इज, जो कि एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो नेचर को इंपॉर्टेंस देती है ओवर द ह्यूमंस, और ये नेचर को एक इंटरकनेक्टेड होल मानती है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं इकोलॉजिज्म के कोर आइडियाज के थ्रू। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड कोर आइडिया है इकोलॉजी। इकोलॉजी तो मैंने आपको बताया था कि स्टडी करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के रिलेशन को, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इकोसिस्टम्स। आगे चलकर मैं इस वर्ड को यूज करने वाली हूं, तो इसीलिए इसको यहां ध्यान से समझ लो। इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट से बनता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इसके अलावा वेदर और लैंडस्केप, और ये नेचर को बनाए रखने में हेल्प करता है। इकोसिस्टम में ही लिविंग बीइंग्स अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं और नेचुरल सिस्टम की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि फॉरेस्ट या कोई पॉन्ड या इवन डेजर्ट भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो सभी इकोसिस्टम्स होते हैं ना, ये अपने आप को खुद से मेंटेन करते हैं, किसी एक्सटर्नल एलिमेंट की जरूरत नहीं होती है इनको मेंटेन करने में। तो ये सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं, अपने आप को खुद से मेंटेन करते हैं। इसी को कहा जाता है होम्योस्टैटिस। और हर इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से इंटरैक्ट करता है, और ये सारे इकोसिस्टम्स मिलकर क्या बनते हैं? इकोस्फेयर या बायोस्फेयर। क्या पता आप में से कई स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी पता हो, बट जिनको नहीं भी पता है उनको ये पता होना चाहिए। इकोलॉजिज्म की आइडियोलॉजी रिजेक्ट करती है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को।
अब ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या है? ये एक ह्यूमन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव है। इसका मानना है कि एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कौन है? ह्यूमंस, इंसान। तो बजाय कि इकोसिस्टम के जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर है वो है ह्यूमंस। और हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए? ह्यूमंस के लिए करना चाहिए, इंसानों के लिए करना चाहिए। इकोलॉजिज्म इस बात से भी डिसएग्री करता है कि जो ह्यूमंस हैं वो मास्टर ऑफ नेचर हैं, नेचर के मास्टर्स हैं। बल्कि वो तो मानते हैं कि ह्यूमंस ने नेचर को खराब कर दिया है। जो एक बैलेंस ऑफ नेचर बना हुआ था उसको तहस नहस कर दिया है डेवलपमेंट के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को हासिल करने के चक्कर में, और अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचा दिया है। इसलिए ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट करता है और फेवर करता है इकोसेंट्रिज्म को। इकोसेंट्रिज्म क्या मानता है? कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इकोसिस्टम्स इक्वली वैल्यूएबल हैं, ना कि सिर्फ ह्यूमंस। तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस सब के सब इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल हैं। एंड इवन के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि वाटर, गैसेस, क्लाउड्स एंड इवन द सनलाइट, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज द कोर आइडिया ऑफ इकोलॉजिज्म। फिर आता है गाया हाइपोथेसिस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टर्म है किसके द्वारा दी गई थी? जेम्स लवलॉक के द्वारा। गाया का मतलब क्या है? ये एक ग्रीक गॉडेस का नाम है, द ग्रीक गॉडेस ऑफ अर्थ। तो क्या कहती है यह हाइपोथेसिस? मैं आपको इजीएस्ट तरीके से समझा देती हूँ, क्योंकि कई रिसोर्सेज में ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो गाया हाइपोथेसिस का ये मानना है कि अर्थ ना अपने आप में एक लिविंग एंटिटी है, एक लिविंग पर्सन की तरह है, जिसका एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। यानी कि अर्थ अपने आप को खुद से मेंटेन कर सकती है, चला सकती है। और वो कैसे? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि एनिमल्स पानी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और इससे क्या होता है कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम बनता है, एक ऐसा सिस्टम जो खुद को मेंटेन कर रहा है। और यही सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता है जो कि अर्थ को रहने लायक बनाती हैं। इसी सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म की वजह से अर्थ पर लाइफ बनी रहती है, वो अपने आप को चला सकती है, अपने आप को मेंटेन कर सकती है। और इसीलिए वो एक लिविंग एंटिटी की तरह है, एक जीते जागते प्राणी की तरह है अर्थ। तो जो अर्थ का वेलबींग है वो किसी और स्पीशीज के वेलबींग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ह्यूमंस, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये होती है गाया हाइपोथेसिस। ये भी अर्थ की इंपॉर्टेंस को दर्शा रही है कि कैसे वो भी एक लिविंग एंटिटी की तरह है जो अपने आप को खुद से रेगुलेट करती है। इसके बाद अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज दैट ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ये दिया गया था गैरेट हार्डीन द्वारा 1968 में। ये एक्सप्लेन करने के लिए कि एनवायरनमेंट की जो रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है। और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। इसका मानना है कि इंडिविजुअल्स अपने ग्रीड के चक्कर में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में कॉमन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, जिससे कि वो कॉमन रिसोर्स या तो कम होने लगती है या खत्म ही हो जाती है। क्योंकि हर इंसान को ये लगने लगता है कि चलो ये तो कॉमन रिसोर्स है, हम सबका इस पर राइट है, तो क्यों ना अपनी जरूरत के लिए इसे एक्सप्लॉइट किया जाए। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, एक पेड़ है, सभी उसका फ्रूट चाहते हैं क्योंकि वो एक कॉमन रिसोर्स है। तो कॉमन होने की वजह से सभी लोग उसको यूज करने लगते हैं, जिससे कि उसका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। इसी को कहते हैं कॉमन्स की ट्रेजेडी या ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है होलिज्म का, जो कि कॉइन किया गया था सन 1926 में
जैन स्मथ द्वारा। इसको भी आप गाया हाइपोथेसिस से रिलेट कर सकते हो। जैसे वो अर्थ को एक लिविंग एंटिटी मानती थी, होलिज्म का कॉन्सेप्ट भी ये मानता है कि अगर हमें नेचुरल वर्ल्ड को समझना है तो हम उसे पार्ट्स के थ्रू नहीं समझ सकते हैं, बल्कि एज कंप्लीट एंटिटी, एज कंप्लीट होल समझना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फॉरेस्ट के बारे में समझना है तो सिर्फ ट्रीज की स्टडी काफी नहीं होगी। फॉरेस्ट में तो सॉइल भी आती है, फंजाई भी आती है, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स की मिलकर स्टडी करनी पड़ेगी, सिर्फ एक पार्ट की नहीं। ये होता है होलिज्म का कॉन्सेप्ट। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान से सुनना थोड़ा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहां बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सस्टेनेबिलिटी की। दोनों डिफरेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कौन करता है? एनवायरमेंटलिज्म, जो कि होता है क्या? एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। यहां हम बात करें इकोलॉजिज्म की, तो ये बात करता है सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक ह्यूमन बीइंग को जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं उसी में गुजारा करना चाहिए। नेचर की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके साथ को एग्जिस्ट करने की जरूरत है। तभी हम लोग, हम इंसान अर्थ पर को एग्जिस्ट कर पाएंगे नेचर के साथ साथ लंबे समय के लिए। तो सस्टेनेबिलिटी एक वे ऑफ लाइफ है, whereas जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है। सस्टेनेबिलिटी ये भी मानती है कि अर्थ के पास अब अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। इस व्यू पॉइंट को ही रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि हमारे पास अब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसलिए जो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंज्यूम भी कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, उस पर भी लिमिट्स लगा देनी चाहिए, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन होना बंद हो सके या ओवर यूज होना बंद हो जाए, वो डिप्लीट होने से बचें, और जो डैमेज पहुंचाया जा रहा है एनवायरनमेंट को वो भी कम हो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं? जो कि लिमिटेड होती हैं, इनफाइनाइट नहीं होती हैं, लाइक कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। सो दिस इज व्हाट सस्टेनेबिलिटी इज। फिर आता है एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स एक ऐसा आइडिया है जो इंसान और नेचुरल वर्ल्ड के बीच का जो मॉरल रिलेशनशिप है, नैतिक रिलेशन है, उसको समझता है कि क्या इंसान कोई नैतिकता अपनाता है नेचुरल वर्ल्ड के प्रति। ये कॉन्सेप्ट स्टडी करता है कि इंसान क्या वैल्यू रखते हैं अर्थ की रिसोर्सेज के प्रति, और कैसे हम उन रिसोर्सेज को यूज करते हैं। क्या इंसानों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और जो बाकी लिविंग बीइंग्स हैं या नहीं है? क्या हम कोई नैतिकता या मोरालिटी रखते हैं एनवायरनमेंट के लिए या एनिमल्स और प्लांट्स के लिए? इसको ये एक्सप्लोर करता है। जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज एथिकल वीगनिज्म। ये भी मोरालिटी पर आधारित एक आइडिया है, जिसके तहत हमें सभी ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिनके थ्रू एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है या उन पर क्रूअल्टी की जाती है। तो जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना, मीट को ना कंज्यूम करना, किसी भी प्रकार की एनिमल एक्सप्लॉयटेशन को सपोर्ट ना करना, घर में बर्ड्स को केज के अंदर ना रखना, ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदना जो कि क्रूअल्टी फ्री हैं, एनिमल्स पर टेस्ट नहीं किए गए हैं, या वीगन प्रोडक्ट्स को खरीदना, ये सब एथिकल वीगनिज्म के एग्जाम्पल है, which comes under the theme of environmental ethics. Another very important and obvious feature is anti-consumerism and anti-materialism. अब एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है तो कंज्यूमरिज्म और मटीरियलिज्म के अगेंस्ट तो ये बोलेंगे ही। कंज्यूमरिज्म होता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को खरीदना, उन्हें कंज्यूम करना, और मटीरियलिज्म भी कुछ ऐसी बात करता है कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल थिंग्स को पोजेस किया जाए, जिसे हिंदी में कहते हैं भौतिकवाद। तो उन दोनों के ही अगेंस्ट है, क्योंकि कंज्यूमरिज्म में क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, बेशक उनकी जरूरत उन्हें हो ना हो,
और इससे होता यह है कि रिसोर्सेज और फास्टर तरीके से डिप्लीट होने लगती हैं। तो इकोलॉजिज्म का ये मानना है कि मटीरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म लोगों को इनकरेज करता है कि वो इकोनॉमिक फैक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें ओवर द इकोलॉजिकल कंसर्न्स। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फैक्टर्स के चक्कर में वो लॉन्ग टर्म की जो इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं उन्हें अवॉइड कर देते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि नेचर तो सिर्फ एक कमोडिटी या एक रिसोर्स की तरह बन के रह जाता है, एक ऐसी कमोडिटी या सामान जिसे पैसे के थ्रू खरीदा जा सकता है। तो अगर एक ट्रेंड चल जाता है लेदर पर्सेस का, तो सभी लोग उन लेदर पर्सेस को खरीदेंगे, क्योंकि कंज्यूमरिज्म और मटीरियलिज्म आपसे यही तो करवाता है, यही तो भौतिकवाद है। आपको ये सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो, जबकि आप ये नहीं देखते कि आप एक एनिमल जैसी रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। दैट्स व्हाई इकोलॉजिज्म स्टैंड्स अगेंस्ट कंज्यूमरिज्म एंड मटीरियलिज्म। और ये इंडस्ट्रियलिज्म को भी क्रिटिसाइज इसीलिए करता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के चक्कर में क्या होता है, हम इकोसिस्टम्स के बारे में नहीं सोचते हैं। बिकॉज फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट्स प्रॉफिट ज्यादा जरूरी है, उनकी प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी या उन्नति, प्रगति ज्यादा जरूरी है बजाय कि एनवायरनमेंट के। और इसीलिए ये इंडस्ट्रियलिज्म के भी अगेंस्ट हैं। सो आफ्टर डिस्कसिंग द कोर आइडियाज ऑफ इकोलॉजिज्म, आइए समझ लेते हैं इकोलॉजिज्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट और कोर डिबेट को, विच इज शैलो एंड डीप इकोलॉजी। और ये कॉन्सेप्ट दिया गया था अर्न नेस द्वारा। डीप और शैलो इकोलॉजी दो डिफरेंट तरीकों की अप्रोच है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं शैलो इकोलॉजी की, जो कि एक ह्यूमन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करती है। ये मानती है दैट व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट, इंसान की जरूरतें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमन की नीड्स एंड एंड्स मीट होने चाहिए, और इसीलिए इसे एंथ्रोपोसेंट्रिज्म की एक टाइप या फॉर्म बोला जाता है। इट इज नॉट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म बट अ टाइप और अ फॉर्म विद इन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। अर्न नेस ने इकोलॉजिज्म के विद इन ही रहकर ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पेश किए हैं। हालांकि जो शैलो इकोलॉजी है, इट इज कॉन्ट्ररी टू द इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो शैलो इकोलॉजी मानता है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उसे मैनेज करने की जरूरत है, ताकि ह्यूमन बीइंग्स के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। तो ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, ताकि इंसान आराम से अपनी जिंदगी मेंटेन कर सके। तो ह्यूमंस को सेंटर मानता है शैलो इकोलॉजी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी वैल्यू को सपोर्ट करता है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि प्रेजेंट में आप डेवलपमेंट जरूर करो, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर की नीड्स के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और शैलो इकोलॉजी का एग्जाम्पल क्या है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनके यूज को खत्म ना किया जाए, बंद ना किया जाए, बल्कि कम कर दिया जाए। पोल्यूशन को भी खत्म ना कर दिया जाए, बल्कि रिड्यूस कर दिया जाए। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, जैसे कि CFC फ्री अप्लायंसेस को यूज करना, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना। शैलो इकोलॉजी को एनवायरमेंटलिज्म भी कहा जाता है, सो दैट इसे इकोलॉजिज्म से डिफरेंशिएट किया जाए। सो बेसिकली शैलो इकोलॉजी क्या है? ये एक एंथ्रोपोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ इकोलॉजिज्म है, या ह्यूमन सेंट्रिक फॉर्म ऑफ इकोलॉजिज्म है, जो ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस देती है ओवर द इकोसिस्टम। अब आ जाते हैं डीप इकोलॉजी पर। अब जस्ट लाइक इकोलॉजिज्म, डीप इकोलॉजी क्या मानती है? सभी लिविंग बीइंग्स आर इंपॉर्टेंट, इवन द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सभी वैल्यूएबल हैं, सभी में एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, जिसका मतलब होता है एक ऑर्गेनिक वैल्यू। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एक रिसोर्स ह्यूमंस के लिए यूजफुल है या नहीं, वो वैल्यूएबल है ही है। ऑल्सो जो नेचर है, इकोसिस्टम्स हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं,
एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिससे अर्थ पर लाइफ बनी रहती है। इसीलिए हर कोई इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स मेकिंग लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। फिर ये इकोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट भी देते हैं, जो क्या कहता है कि हर कोई वैल्यूएबल है, सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल्स, प्लांट्स, इकोसिस्टम्स, सॉइल, वाटर, रॉक, क्लाउड, फिशेस, ओशंस एंड फॉरेस्ट्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है। सभी में एक इनहेरेंट वैल्यू है, दे नेचुरली आर वैल्यूएबल। तो जिस प्रकार शैलो इकोलॉजी सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, डीप इकोलॉजी सपोर्ट करता है सिंपल लिविंग और पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे मेजर्स को, कि इंसान अपनी वांट्स, अपनी नीड्स मिनिमम रखे। देयर शुड बी पॉपुलेशन कंट्रोल, ताकि रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। ये था द डिबेट बिटवीन शैलो एंड डीप इकोलॉजी, और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा इकोलॉजिज्म। बट ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिज्म। सो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।